इसके बाद हम आगे चलते हैं इकाई 3 पर। इससे पहले हम इकाई 2, 1 और 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पर, भारत की हिंदी भाषा पर चर्चा कर चुके हैं, उसके उद्भव और विकास पर चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ हम इकाई 3 पर रीतिकाल से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक का माना गया है। रीतिकाल से तात्पर्य क्या है? रीतिकाल क्या होता है? रीतिकाल जो है, रीति क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? रीति से तात्पर्य है रीति रिवाज, मुख्य रूप से रीति रिवाज। रीति रिवाज अर्थात परंपरावादी, परंपरा अर्थात जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके अनुसार। तो रीतिकाल का अर्थ भी इसी से लिया जा सकता है। रीतिकाल का अर्थ है संस्कृत आचार्यों ने काव्य संबंधित कुछ रीतियां बनाई थी। काव्य संबंधित कुछ रीतियां बनाई थी अर्थात कुछ नियम बनाए थे। अगर उस नियम के अनुसार जो कविता की रचनाएं की जाती थी उसको रीतिकालीन कविताएं कहा जाती थी। अब वो नियम क्या थे जो संस्कृत आचार्यों ने कविताओं के लिए बनाए थे? जैसे कि इसमें काव्य निरूपण होना चाहिए, लय होनी चाहिए। संस्कृत आचार्यों ने कविताओं से संबंधित कुछ रीति, कुछ नियम बनाए। उसके अंतर्गत कविताओं को रचना करने वाले जो कवि थे वे रीति निरूपित कवि कहे जाते थे। अब रीति कौन सी थी? काव्य निरूपण, श्रृंगारिकता का होना, लय का होना, उसमें अलंकार का होना, छंदों का होना। ये सब जिस कविता में ये सब तत्व पाए जाते थे तो वह रीतिकालीन कविता थी। अब हम बात कर लेते हैं रीतिकालीन कवि कौन कौन से थे। रीतिकाल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध के अंतर्गत वे कवि या रचनाकार आते हैं जिन्होंने संस्कृत आचार्यों की परिपाटी पर रचनाएं की, उनके नियम को अपनी काव्य रचनाओं में जो है उसका प्रयोग किया। रीतिमुक्त वो होते हैं जिन्होंने संस्कृत आचार्यों की परिपाटी को छोड़कर, उनके नियमों को छोड़कर मुक्त रूप से रचनाएं की। और रीतिसिद्ध वे रचनाकार होते हैं जो रीतिकालीन जो परंपरा थी उससे अवगत तो थे, उसके बारे में जानकारी तो रखते थे, परंतु फिर भी वे उससे प्रयोग नहीं करते थे अपनी रचनाओं में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीतिबद्ध कवि कौन से थे। रीतिबद्ध कवि केशवदास हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं जो की वो रीतिबद्ध यानी रीति के छंदों का प्रयोग किया, उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, लय। रीतिमुक्त कवि बोधा, आलम, इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत आचार्यों की जो परिपाटी थी उससे मुक्त होकर अपनी रचनाएं की। और रीतिसिद्ध जो कवि थे वे हैं बिहारी। रीतिसिद्ध कवि बिहारी थे। तो आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीतिकाल की प्रवृत्ति पर। रीतिकाल की प्रवृत्ति, ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। इसको रीतिकाल की विशेषताएं भी कहते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं की बात करें
तो पहली विशेषता है रीतिकालीन रीतिकाल की प्रवृत्ति या रीतिकाल की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वह थी रीति निरूपण। जो रचनाकार थे वह रीति निरूपण के अनुसार अपने काव्य की रचना करते थे। दूसरी इसकी जो प्रवृत्ति है या मुख्य विशेषता है वह श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता का उपयोग किया जाता था। इसके बाद अलंकारिकता, अलंकार का प्रयोग किया जाता था रीतिकालीन कविताओं में। इसके बाद आश्रयदाताओं की प्रशस्ति। जो उस समय के जो मुख्य कवि थे वह दरबारी कवि थे, किसी न किसी राजा के अधीन दरबार में रहा करते थे और दरबार में रहने के साथ ही वह अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति गान करते थे। इसका मुख्य जो कारण था वह धन प्राप्ति का था, यश प्राप्ति का था और अपने राजाओं को खुश करने के लिए वह ये सब किया करते थे। इसके बाद जो मुख्य प्रवृत्ति है वह है प्रकृति परक काव्य, यानी प्रकृति चित्रण भी रीतिकालीन कविताओं में मुख्य रूप से किया जाता था। और अगली जो इसकी प्रवृत्ति है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति से संबंधित रचनाएं भी रीतिकालीन की विशेषताएं मानी जाती हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपका रीतिकालीन जो काव्य है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है और इसमें आपको रीतिकाल से संबंधित जो प्रश्न है, रीतिकाल की प्रवृत्ति का प्रश्न, उस पर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आधुनिक काव्य धारा।